सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे एक भर्ती बाहर पड़ी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHCL यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो CHSL के बारे में यहाँ पे 10th+2 के हिसाब से यहाँ पे भर्ती बाहर एग्जामिनेशन निकला है। तो आज इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों SST जो यहाँ पे एग्जामिनेशन की उसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पोस्ट कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, उसके अलावा बात करूँ दोस्तों एज लिमिट क्या है और एप्लीकेशन फी क्या है, पे स्केल क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL एग्जामिनेशन के बारे में आज डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं, अगर आपको ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली पढ़ना है खुद को, तो आप यहाँ पे ssc.nic.in पे जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको पूरा का पूरा। और आपको जब भी फॉर्म अप्लाई करना है, इसका ऑनलाइन फॉर्म है, वो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ssc.nic.in के ऊपर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ जानकारी दूंगा, नोटिफिकेशन दूंगा क्या है क्या नहीं। इसके अलावा एक दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा, स्टाफ सिलेक्शन ssc.nic.in के ऊपर जाके इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा किस तरह आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, ताकि आपको कोई गलती ना हो। दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर कोई गलती रह गई तो आपको बाद में आगे जाके आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आप एग्जाम पास कर लोगे फिर भी। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करो तो आप ध्यान रखिएगा, या फिर मैं इसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्द से जल्द आ जाएगा, उसके बाद उसको देख के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो ये जो नोटिस है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10th+2 लेवल एग्जामिनेशन के लिए बाहर पड़ा है। इसके अंदर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 फरवरी 2022 से लेके 7 मार्च 2022 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ टाइम एंड रिसिप्ट यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो यहाँ पे 7 मार्च 2022 का है दोस्तों, और आपको रात को यहाँ पे 23 यानी कि 11 बजे से पहले पहले आपको फिलअप कर देना है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पे तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा ऑनलाइन फी पेमेंट, आपको इसकी ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है। अब किन लोगों को ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है, तो जनरल कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उन सभी को यहाँ पे 100 रुपीज पेमेंट करनी है। जो यहाँ पे ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, यहाँ पे उसकी लास्ट डेट है 8 मार्च 2022, उससे पहले पहले आपको ऑनलाइन फी पेमेंट कर देना है। या फिर आप मान लो ऑनलाइन फी पेमेंट नहीं करना चाहते, इसका चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, तो आप ऑफलाइन चालान जनरेट करना है और वो पेमेंट फी जनरेट करके भर देनी है। अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन चालान हो गया, उसके बाद जो पेमेंट है थ्रू चालान के थ्रू आपको 10 मार्च 2022 से पहले पहले आपको ऑफलाइन जो चालान भर रहे हो आप उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं रहोगे दोस्तों, वो याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो सभी हो गया कब फॉर्म भरना है, पेमेंट कब करना है उसके बारे में। लेकिन आपके पेमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है, कोई पेमेंट भरने में कोई दिक्कत है या करेक्शन करना है, तो 11 मार्च 2022 से लेके 15 मार्च 2022 तक आप उसका पेमेंट करेक्शन करवा सकते हो दोस्तों। अब आगे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों काफी सारे एग्जामिनेशन के स्टेप है, जिसके अंदर बात करें शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे टायर 1 में रहेगा, जो यहाँ पे मई 2022 तक लिया जाएगा दोस्तों। वो एक्सपेक्टेड है, जो डेट्स है वो सभी एक्सपेक्टेड है, तो आप उसमें चेंजेस हो सकता है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास उसकी ऑथोरिटी है। ये एक्सपेक्टेड डेट है वो मैं जो बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ठीक है। अब सेकंड टायर रहेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जिसके अंदर नोटिफिकेशन उसकी बाद में आएगी दोस्तों। अब आगे बात करते हैं तो पे स्केल की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितनी वेराइटी में भर्ती है, कितने स्टेप में और क्या क्या उसका पे स्केल रहेगा।
तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC रहेगा, और इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA रहेगा, जिसका पे लेवल 2 रहेगा, जिसके अंदर आपको 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक का पे स्केल आपको मिलने वाला है दोस्तों। अब आगे बात करें तीसरी, तो यहाँ पे पोस्टेड असिस्टेंट यानी पोस्टल असिस्टेंट यानी कि PA की बात करते हैं, या फिर आपको बात करते हैं sorting असिस्टेंट SA, जिसका यहाँ पे पे लेवल रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4। हम जैसे ग्रेड पे होता है इसे हमें पे लेवल रहेगा 4, जिसके अंदर इसको सैलरी मिलने वाली है 25,500 रुपए से लेके 81,100 रुपए तक की इसकी सैलरी रहेगी दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO और पे लेवल उसका रहेगा 4, जिसके अंदर उसकी सैलरी रहेगी दोस्तों 25,500 से 81,100 रुपए तक रहेगा। उसके लेवल की बात करें तो एंड आगे वाले बात करें तो यहाँ पे लेवल 5 पे रहेगा दोस्तों। अब आगे बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पे लेवल 4, जिसके अंदर यहाँ पे रहेगा 25,500 से 81,100 रुपए। अब एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों, ये तो हमने यहाँ पे बता दिया कि आपको कौन से लेवल में यहाँ पे भर्तियां निकली है, लेकिन इसका जो एज है, एज का क्राइटेरिया यानी कि आप कौन सी से लेके कौन सी एज तक फिलअप कर सकते हो, तो दोस्तों आप 18 साल से लेके 27 साल तक के हो जाते हो तब तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसके अंदर इन्होंने डेट भी मेंशन किया हुआ है, कौन सी डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें एज लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एज लिमिट बताना चाहता हूँ। तो एज लिमिट की बात करूँ यहाँ पे 18 से लेके 27 साल, इसके अंदर यहाँ पे 1/1/2022 तक का लास्ट डेट काउंट हो रहा है। तो जिसके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर ले, मान लो किसी एक पर्सन है, उसकी एज की बात करें तो मान लो कि वो पर्सन की एज 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 से इनके बीच में उसका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, तो ही वो अप्लाई कर सकता है दोस्तों। अब बात करें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे दोस्तों 7 मार्च 2022 तक क्या किया, उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब जाके वो यहाँ पे एलिजिबल है। तो दोस्तों अब बात करें तो LDC हो गया, JSA हो गया, PA हो गया, SA हो गया, DEO हो गया, इन सभी के अंदर दोस्तों वो 12th पास होना चाहिए, 12th पास या फिर उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मान लो कि आपने 11 बार साइंस की हुई है तो दिक्कत नहीं है, या फिर मान लो आपने डिप्लोमा किया है जो 3 साल का रेगुलर कोर्स होता है, जिसको भी यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट कोर्स माना जाता है, तो आपने वो पास आउट कर लिया है तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। अब इसके अलावा 12th इक्विवेलेंट आप काफी सारे मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, मैंने ऑलरेडी 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट किस तरह निकालते हैं उसके बारे में वीडियो बनाया है। तो दोस्तों उसके ऊपर काफी सारे कमेंट आए हैं कि 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो उसको हम कहाँ यूज में ले सकते हैं। तो ऐसी एग्जामिनेशन होती है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या फिर आर्म फोर्स है या फिर काफी सारी ऐसी एग्जामिनेशन होती है, उसके अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो सेम टू सेम वापस वही आ गया, 12th इक्विवेलेंट यानी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसका सर्टिफिकेट आपके पास रखिएगा तो आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हो। साथ में हमारे पास जब भी हम डिप्लोमा करते तो उसमें हमारे पास CGPA, SPA, CPA होता है, तो उसको हम परसेंटेज में किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप किस तरह उसको परसेंटेज सर्टिफिकेट के लिए भी आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो उसका मैंने एक वीडियो डिटेल्स में बनाया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट नाम का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, तो 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो आसानी से, लेकिन 7 मार्च 2022 तक आपका कोर्स कंप्लीट होके आपके हाथ में वो रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में पास आउट किया तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया होगा, डिग्री सर्टिफिकेट आ गया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो आसानी से। 11 बार कर रहे हो तो मान लो कि इस बार आप जो भी 12th का एग्जाम देगा तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन लास्ट टाइम जिसने किया था या फिर किसी की रिमीडियल होती है जो जून जुलाई में आती है, वो कंप्लीट करके उसका रिजल्ट आ गया तो वो भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में जाके चेक कीजिएगा, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपने किस तरह पास आउट किया है, सिंगल ट्राई में किया क्या है, उसका आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर लीजिए, आसानी से पढ़ पाएंगे आप। अब आगे बात करते हैं,
तो इसके अलावा दोस्तों जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो फॉर्म इसका, तो यहाँ पे आपको एक क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करना पड़ता है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है, जो यहाँ पे उसकी साइज रहेगी 20 केबी से लेके 50 केबी तक की रहेगी। अब उसके डायमेंशन की बात करें तो उसके जो विड्थ होती है वो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर तक रहनी चाहिए, और हाइट होती है वो 4.5 सेंटीमीटर तक की रहनी चाहिए, और वो फोटोग्राफ ब्लर नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं जब वीडियो बनाऊंगा अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन की, ऑनलाइन फॉर्म किसे अप्लाई करते हैं उसके अंदर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी क्या है क्या नहीं, और ये फोटोग्राफ किस तरह आपको रिसाइज करना चाहिए उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हो दोस्तों। अगर नहीं पता चल रहा है कमेंट कीजिए, उसकी लिंक आपको डायरेक्टली मैं शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो ये जो एग्जामिनेशन रहती है उसका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहता है उसकी कि कौन से सेंटर पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो, तो उसकी डिटेल्स में मेरे इंस्टाग्राम के आईडी के ऊपर डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि वो लंबी लिस्ट है, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ, साउथ, काफी सारे रीजन में उसको बंटवारा किया हुआ है। तो कौन से आपके नजदीकी है, जैसे कि मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, तो ऐसे काफी सारे सेंटर है। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में सेंटर रहने वाले, सभी सेंटर के बारे में डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि कितने स्टेज में एग्जाम रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये एग्जामिनेशन है वो 3 स्टेज में रहने वाली है। तो पहले स्टेज की बात करते हैं, यहाँ पे सीबीटी टेस्ट रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, टायर 1 के अंदर आएगी। उसके बाद बात करें दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगी जो टायर 2 के अंदर आएगी। उसके बाद तीसरी टेस्ट रहेगी जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहेगी, टायर 3 के अंदर आने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो टायर 1 के अंदर यहाँ पे क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे टायर 1 है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट रहेगी, उसके अंदर काफी सारी डिफरेंट चीजें रहने वाली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां पे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाले हैं उसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी उसके अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड जिसके अंदर यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश, पहले तो बात करते हम दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाली है सीबीटी, जिसके अंदर बात करूं यहाँ पे 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया, जिसके अंदर सब्जेक्ट रहेंगे जो नॉट इन सीक्वेंस रहेंगे, सीक्वेंस में कोई नहीं है लेकिन दोस्तों वो पूछा जाएगा। अब पेपर आपका कौन सी तरह पूछेगा वो तो बात अलग ही है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। अब ये इसके अलावा दूसरे स्टेज की बात करें, इसी के अंदर 4 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, जो सीबीटी होगा टायर 1 रहेगा, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो चारों पार्ट में पहला पार्ट रहेगा, पहला पार्ट मतलब वो सीक्वेंस में रहेगा, काफी लोगों को यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड पहले पूछ लेंगे, सेकंड पार्ट उसका इंग्लिश होगा। तो मैं सिर्फ उसके सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इस टायर 1 के अंदर 4 पार्ट में। तो एक सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, जो बेसिक ऑफ नॉलेज रहेगा इंग्लिश का। दूसरा बात करूं यहाँ पे तो जनरल इंटेलिजेंस ही रहेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। उसके अलावा दोस्तों बेसिक एथमेटिक स्किल रहेगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो एग्जाम रहता है उसके अंदर सेम टू सेम इसमें रहेगा। उसके अलावा बात करूं जनरल अवेयरनेस के दोस्तों, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो यहाँ पे इन 4 पार्ट में यहाँ पे बेसिक सीबीटी रहेगा, टायर 1 का एग्जाम रहेगा, जिसके अंदर बात करूं 60 मिनट का यहाँ पे रहेगा। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब डिसेबिलिटी है, जिसको यहाँ पे दिखता नहीं है, या काफी सारी ऐसी डिसेबिलिटी, उनको यहाँ पे 80 मिनट मिलेंगे। तो वो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हो। 8 नंबर का पैराग्राफ, पारा 8.1 और पारा 8.2 के अंदर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पार्ट 1 तो सीबीटी हो गया। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो सीबीटी टायर 1 है, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन से चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे स्पॉट द एरर, यानी कि आपको इसमें से खामियां क्या है वो निकालनी है। फिल द ब्लैंक्स, यानी कि काफी जगह पे पूरा वाक्य लिखा होगा तो उस वाक्य में थोड़ा सा ब्लैंक दिया होगा, तो आपको ब्लैंक फिलअप करना है, जैसे कि सेंटेंस लिखा है, काफी सारी चीजें होगी उसके अंदर। फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों स्पेलिंग है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव पैसिव सेंटेंस है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। काफी सारी ऐसी चीजें जिसको आपको डिटेल्स में
वहां पे इसके अंदर पूछा जाएगा, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें यहाँ पे, तो आपको वहां पे वर्बल पूछा जाएगा, उसके अलावा न्यूमेरिक एनालॉग पूछा जाएगा, सिंबॉलिक पूछा जाएगा, ट्रेंड्स पूछे जाएंगे, उसके अलावा ड्राइंग इंटरफेस पूछा जाएगा, यानी कि एक ड्राइंग दिया है उसके अंदर आपको बोलेगा कि शीशा रख दे बीच में, तो वो ड्राइंग उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। अब आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो एप्टीट्यूड रहेगा, तो उसके अंदर जो तीसरा टॉपिक हमने बताया था उसके अंदर न्यूमेरिक सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेजरमेंट, ट्रिगोनोमेट्री, उसके अलावा स्टैटिक चार्ट पूछा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में बात करें तो साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह वगैरह काफ़ी सारी कुछ चीज़ें आएगी। स्टैटिक चार्ट आएगा जिसके अंदर एक्सेल में जैसे चार्ट बना होता है वैसे ही चार्ट बना होगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्लियर करना है दोस्तों। उसके अलावा बात करें अब चौथे टॉपिक की, जिसके अंदर है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको यहाँ पे करंट अफेयर करना पड़ेगा दोस्तों। करंट अफेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा। जनरल अवेयरनेस में काफी सारी चीजें पूछी जाएगी, जैसे कि साइंस को लेके, जैसे हमारा अभी बजट बाहर पड़ा तो बजट के लेके काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी जो आपके आसपास में घटित हो रहा है वो। अब आगे बात करें दोस्तों टायर 2, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेन एंड पेपर के थ्रू आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। अब बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क यहाँ पे टायर 2 के अंदर, तो 33% आपको यहाँ पे लाने, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब पेपर रहेगा, उसके अंदर रिटन टेस्ट रहेगा जो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो, यहाँ पे पार्ट में रहेगा। अब जिसके अंदर बात करें हिंदी और इंग्लिश में आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे अवॉर्डेड रहेगा। अब ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे उसके ऊपर रोल नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा, इंप्रेशन, यानी कि आपको यहाँ पे कॉलम, आंसर बुक, सब कुछ डिटेल्स लिखी होगी, आपको क्या फिलअप करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, टायर 3 है, उसके अंदर आपको क्या क्या रहेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल ऑफिस है, उसके थ्रू यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। स्किल टेस्ट के अंदर टाइपिंग टेस्ट रहेगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो उसको कंडक्ट करना है, कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा और उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट के अंदर क्या क्या काम रहेगा, तो यहाँ पे काफी सारी ऐसी एरर होनी चाहिए, तो एरर नहीं आनी चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए, एरर स्किल आपको फाइंड आउट करनी है, काफी सारी ऐसी चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी आपको, तो वो आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करके देना है दोस्तों। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट फॉर किसके लिए, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए क्या रहनी चाहिए, तो स्किल टेस्ट मैंडेटरी फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर, नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड, ये इसको आपको मतलब कंपलसरी देना ही है, आपको इसको बाद नहीं कर सकते। तो इसके बारे में, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्पीड कितनी रहनी चाहिए, तो 8000 यानी कि 8000 बार आपको इसको टाइप करना है कीबोर्ड के ऊपर। अब इसकी करेक्ट कितने नहीं है, इंग्लिश की आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, कितने मिनट में, 15 मिनट के अंदर आपका ड्यूरेशन रहेगा, जिसके अंदर आपको 2000 से 2200 कीज है वो प्रेस होनी चाहिए, और प्रेस तो होनी चाहिए, साथ में वो कीज है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ना इसके अंदर एरर आना चाहिए, परफेक्टली टाइपिंग होना चाहिए। और काफी सारी चीजें दी गई है जो आप नोटिफिकेशन पे जाके देख सकते हो, लेकिन अपना अभी मेन फोकस है वो है टायर 1। टायर 1 क्लियर होना चाहिए, उसके बाद टायर 2 आएगा, उसके बाद टायर 3 आएगा, उसके बाद टायर 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एलडीसी जेएस है जिसके लिए अप्लाई करते हो उन लोगों के लिए भी है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, तो उनको भी ये करना ही है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग होना चाहिए हिंदी मीडियम के लिए। अब टाइपिंग स्पीड की बात करें 30 पर वर्ड रहना चाहिए, यहाँ पे 35 तो 30 रहना चाहिए, और करेक्ट अबाउट यानी कि 10,500 कीज या फिर डिप्रेशन पर आवर या फिर अबाउट 9,000 कीज डिप्रेशन पर यानी कि आपको टाइप करनी है पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बताया गया है, तो 35 या फिर आप 30 वर्ड टाइप करोगे उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया गया है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो कैंडिडेट को यहाँ पे पारा 1 और 2 के लिए अलग, मतलब जिसको डिसेबिलिटी है उनके हिसाब से उसको अलग टाइमिंग दिया गया, अलग प्रेफरेंस दिया गया है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं तो एडमिशन एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 क्लियर कर लोगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बेस ऑफ मैट्रिक आपका रिजल्ट बनेगा, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर जैसे कि हमने बात की थी कि आपको रिटन टेस्ट देनी, उसके अंदर 33% लाना कंपलसरी है, फिर उसके मेरिट भी तो आता है, तो हमें मेरिट में भी कवर अप करना है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ 33% छोड़ के नहीं दे जाना है। और इसमें नेगेटिव
मार्क बी सिस्टम है। जैसे ही आप टायर 1 सीबीटी टेस्ट देते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके अंदर आपका मान लो कि विकल्प गलत हो गया तो आपको यहाँ पे नेगेटिव सिस्टम का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपलसरी तो है, साथ में कंपलसरी के साथ साथ आपको नेगेटिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्क्स नहीं आने चाहिए, वरना आपके मान लो कि 50 मार्क लाए और नेगेटिव आंसर दे दिए तो आपका वो रिजल्ट कम होकर 20 पे आ जाएगा, तो आपका 30 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। आराम से एग्जामिनेशन दीजिएगा, आपके पास 60 मिनट हो गए। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास वैलिड वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वैलिड यानी कि आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, जिसके अंदर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर आपके स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो आप तो, या फिर एक सर्विसमैन हो, या आप काफ़ी सारी जगह पे काम करते हो तो उसका आप आईडी प्रूफ लेके जाइए। लेकिन मैं बोलता हूँ आप आधार कार्ड लेके जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये फोटोग्राफ आईडी कार्ड तो आप लेके जाओगे, जिसके अंदर आपको ICBSE या काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड है उनका थ्रू भी यहाँ पे दिया जाता है, तो वही आपको लेने जाना है। वो जैसे कि आप आईडी कार्ड कॉलेज का है तो की बात है, लेकिन आप आधार कार्ड लेके जाइए, दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर डीबी एक यहाँ पे सेक्शन बना गया है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे आपको प्रोसेस करके जाना। जैसे कि अंदर आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके अंदर 12th पास है, अगर आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो उसको भी साथ में उसको देना है। आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके जाओ, साथ में आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेके जाओ, दोनों को वो मैच करेंगे। परसेंटेज CGPA SPI CPI से वो कैलकुलेट करके आपका परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होगी, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर होने वाला है। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा भी माइनर भी भूल होगी वो नहीं चलेगी, तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ी देर में अपडेट करके आपको वो दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों कि NOC आपको चाहिए। अगर मान लो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट में या फिर कोई प्राइवेट सेक्शन में काम करते हो, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आपको NOC निकालना है कि आप ये एग्जाम दे रहे हो, उसमें पास आउट होते हो, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसका एक नोटिफिकेशन निकला है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर काफ़ी सारे सर्टिफिकेट है, किस तरह आपको NOC निकालना है, काफ़ी सारी चीज़ें, या फिर आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालना है, उन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया कि किस तरह सर्टिफिकेट आपको निकालना है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लास्ट पेजेस में वो सभी सर्टिफिकेट का डेमो दिया गया है, आप वहाँ से निकाल सकते हो दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स बता दिया, पोर्ट प्रेफरेंस बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, कौन से मोड में यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड टायर 2, यानी कि टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए वो शॉर्टलिस्टेड होंगे जो यहाँ टायर 1 को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, देयर में भी सेपरेटेड कट ऑफ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे टायर 1 के अंदर कट ऑफ भी रहेगा। जैसे मैंने बताया नेगेटिव सिस्टम है, साथ में आपको हायर मेरिट भी लाना है। टायर 1 के अंदर हायर मेरिट और कट ऑफ में दिक्कत नहीं होगी, उन लोगों को टायर 2 के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर टायर 1 के अंदर यहाँ पे दोस्तों बात करें तो DEO ग्रेड 1, सॉरी यहाँ पे DEO में 2 है, DEO जैसे कि DEO 1 और DEO A ग्रेड A यानी कि, और LDC SA और PA और SA, इन JSA और PA और SA इस तरह के यहाँ पे नोटिफिकेशन किया गया है। 3 पार्ट में यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट पे आपको एलिजिबल किया जाएगा दोस्तों। अब टायर 1 टायर 2 क्लियर कर लोगे, जिसके अंदर 33% मार्क आ जाएंगे एग्जामिनेशन में, वो यहाँ पे टायर 3 यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होती है, स्किल टेस्ट होती है, उसके अंदर यहाँ पे उसको क्वालिफाई किया जाएगा दोस्तों। और टायर 3 में जो लोग यहाँ पे DEO मैंडेटरी, उनके लिए तो मैंडेटरी है DEO के लिए टायर 3 कंप्लीट करना, और टायर 3 के अंदर टाइपिंग टेस्ट रहेगी, उसको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग कहाँ होगी, वो अलग अलग ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफ़ी जगह है, तो वहाँ पे उसका होगा। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिसका टाई होगा कि भाई इसके भी 99% आए, इसके भी 99% आए, तो उनके अंदर टोटल मार्क काउंट किया जाएगा टायर 2 के अंदर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ विथ ऑर्डिनरी यहाँ पे प्लस हायर होगा, मतलब काफ़ी सारी नोटिफिकेशन है, तो उसके अंदर उसको यहाँ पे कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि किस तरह का यहाँ पे प्रोफेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस और यहाँ पे उसको कहा गया है, उसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर कैंडिडेट को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके 23 नंबर पेज पे यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन का डिटेल्स दिया गया है, क्या कैंडिडेट को करना चाहिए, क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, क्या बेंचमार्क होना चाहिए डिसेबिलिटी का, क्या आपको एग्जाम देते समय ध्यान रखना है, काफ़ी सारी चीज़ें को यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप वो आराम से देख लीजिएगा। अब आगे बात करें दोस्तों, आप जब भी यहाँ पे सर्टिफिकेट फिजिकली लिमिट और एग्जामिनेशन के रिटर्न के लिए जाओगे तो आपको 26 नंबर के पेज से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सब सर्टिफिकेट स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आपको कंपलसरी देना ही है, जो यहाँ पे आपको आगे जाके काम आएगा। और मान लो कि अंडरटेकिंग ओन स्क्राइब अंडरटेकिंग यूजिंग देना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे 26 नंबर से पेज से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट आते रहेंगे। अब आगे हम बात करें दोस्तों, ये सभी नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। उसके अंदर आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा कि क्या है, किस तरह आपको वो फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही था, जिसके अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSCL CHSL के बारे में एग्जाम थी जो यहाँ पे निकली है, उसके बारे में भर्ती है, उसके आप ट्राई कर सकते हो। 10+2 और इक्विवेलेंट भी इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और खास बात, काफ़ी सारी ओपन यूनिवर्सिटी भी रहती है, तो यहाँ पे दोस्तों वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा आप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदर सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहूंगा, और जैसे ही एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी एग्जाम रहेगी या फिर कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, तो मैं उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको दूंगा जल्द से जल्द, और विथ प्रूफ के साथ देने वाला हूँ दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो पार्ट 2 में हम अभी भरने वाले हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसके 2 पार्ट है। पार्ट 1 जिसके अंदर आपके बेसिक डिटेल्स, पार्ट 2 रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी सारी डिटेल्स रहेगी। तो जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको बताऊंगा, तब उसके अंदर आप उसको देख लीजिएगा। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों, और कोई भी सुझाव है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट करना मत भूलिएगा।